एक रिफ्रेशर ले लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर अप कर ली हैं। आप लोग ईद वेकेशंस थी इसलिए मोस्ट प्रोबेबली शायद आप लोगों ने कुछ रिवाइज ना किया हो। देखो हम लोगों ने अभी तक जो जो चीज़ें कवर अप कर ली हैं उसमें सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम देखा था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसमें जो हमने मेन चीज़ सीखी थी वो पीरियोडिसिटी थी कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर क्या बताता है, मास नंबर क्या बताता है। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि किसी भी के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कौन से कितने शेल्स में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और सेकंड शेल ऑनवर्ड जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का नाम दिया था। पढ़े थे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इन सारी चीजों के हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे पास पेपर्स वाले। अच्छा, फिर हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था डेट वाज एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। इसमें हम लोगों ने जो मेन चीज पढ़ी थी दैट वाज फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर फ्रॉम दिस चैप्टर, फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इन केस इफ यू हैव फॉरगॉटन इट, मेक श्योर के इसको रिवाइज कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में भी यूज हुई थी फिर हमारे पास। Then we started our next chapter that was chemical bonding. Chemical bonding में first of all we saw how to make why atoms make bond. Then we studied about ionic bonding. Ionic bonding किस तरह से बनाते हैं, क्या होती है, और कौन से एलिमेंट्स आपस में आयनिक बॉन्डिंग करते हैं वो देखा था। फिर हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्डिंग देखी थी। फिर उसके बाद मेटेलिक बॉन्डिंग। अच्छा, इन दी एंड हम लोगों ने मेटेलिक बॉन्डिंग जब पढ़ी थी तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी देखा था उसमें, और स्ट्रक्चर क्या होता है मेटेलिक बॉन्डिंग में, मेटेलिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी रिलेटेड इट देयर स्ट्रक्चर टू देयर प्रॉपर्टीज। सिमिलरली आयनिक बॉन्डिंग में भी जब हम लोगों ने आयनिक लैटिस पढ़ा था तो उसकी प्रॉपर्टीज रिकॉल की थी जो आयनिक लैटिस होता है। कोवलेंट बॉन्डिंग की हमने बॉन्डिंग तो पढ़ ली थी लेकिन हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी, तो अब वहां से कंटिन्यू करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग का। ठीक है, आयशा, फातिमा, हिबा, सारिम, सुनैना। ठीक है, यू गाइस ऑन द सेम पेज। आप सबको याद है कि ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अगर देखो, अगर आप भूल गए हो ये चीजें तो आपको ये चीजें रिकॉल करनी है हर हाल में, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे उसका तो अभी पीछे से इतना ज्यादा कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अपकमिंग वीक से जो क्लासेस होंगी हमारी तो उसमें ये सारी चीजें आगे यूज होती रहेंगी। तो मेक श्योर कि आप एवरी वीक जितना भी आप पढ़ लो केमिस्ट्री, तो एट द एंड ऑफ अ वीक जो है या एट द एंड ऑफ अ मंथ अपना आप एक हिसाब किताब बना लो कि सारी चीजें आपको दोबारा से रिवाइज करनी है। और अब हम जो है मंथली टेस्ट भी करेंगे, तो टेस्ट के साथ भी आपको ये सारी चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी। तो टेस्ट की डेट भी अब डेट में अनाउंस कर दूंगा ग्रुप पे। मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट विद इन अ वीक। सही है। अच्छा, अब कोई पीछे से कोई सवाल क्लासेस के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेरी अगर आप लोगों के माइंड में तो पूछो, अदरवाइज हम लोग फिर आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और सबने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, लारे की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स है, मैंने आपको ग्रुप पे प्लेलिस्ट भेजी भी है। तो हर टॉपिक की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में से आप सीक्वेंस में लेक्चर्स देख सकते हो उसके।
और कुछ पूछना है किसी को? ओके, मैं आपको दोबारा से भेज दूंगा अभी क्लास के बाद ग्रुप पे। अच्छा, मूविंग ऑन। देखो हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या क्या देखा था? कोवलेंट बॉन्डिंग, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स, between atoms of two elements or more than two elements by sharing of electrons. तो कोवलेंट बॉन्डिंग में जो बॉन्डिंग होती है, इट इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से एलिमेंट जो है आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं? वी चेक दैट कि ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड हाइड्रोजन। तो इन ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, राइट? और फिर हमने ये भी देखा था कि ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं, दे मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। Group 5 element they make 3 covalent bonds. Group 6 element they make 2 covalent bonds. Group 7 element they make 1 covalent bond. And hydrogen they it also make 1 covalent bond. And we studied few examples जैसे कि water H2O, उसकी bonding में oxygen is from group 6 and hydrogen makes 1 covalent bond. Oxygen is from group 6, it makes 2 covalent bonds. तो water के formula में we have 1 oxygen atom and 2 hydrogen atoms. So 1 oxygen atom has to make 2 covalent bonds and hydrogen atom each will make 1 covalent bond. तो इस तरह से हमने इसकी bonding बनाई थी. Oxygen has 6 electron in its outermost shell. Whenever 1 covalent bond is made, 2 electrons are shared, 1 from each atom. तो अगर ऑक्सीजन ने लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 1 electron has to be shared from the oxygen and the other electron has to be shared from the hydrogen. हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाए हुए। Similarly, oxygen has 6 electron in its outermost shell. We are just supposed to make the outermost shell only. Outer electrons दिखाएंगे कोवलेंट बॉन्डिंग में बस। तो ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल क्योंकि वो ग्रुप 6 में है, और उसके बाकी के इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ लोन पेयर हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्डिंग बनाई थी। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की कोवलेंट बॉन्डिंग देखें तो 2 क्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। क्लोरीन इज फ्रॉम ग्रुप 7, so it means each chlorine atom will make 1 covalent bond. So 2 chlorine atom will make 1 covalent bond each with each other like this. 1 2 3 4 5 6 7 and then 1 2 3 4 5 6 7. सही है। अच्छा, अब देखो आयनिक बॉन्डिंग में जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो आयन्स है, दे ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाता है NaCl, हमने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखा था। तो इसमें सिर्फ एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन नहीं होता ना, देयर आर लार्ज नेटवर्क ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस अल्टरनेटिवली अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ जायंट आयनिक लैटिस। जैसे एक सोडियम आयन है तो उसके सामने क्लोराइड आयन होगा, उसके पीछे क्लोराइड आयन होगा, और क्लोराइड आयन के सामने एक सोडियम आयन होगा, देन सोडियम आयन के नीचे क्लोराइड आयन होगा, क्लोराइड आयन के नीचे एक सोडियम आयन होगा। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट, राइट? तो इट वाज एन आयनिक लैटिस और ये चलता रहेगा आगे। इसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग जब होगी तो स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, हमें ये देखना है। देखो जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना, तो स्ट्रक्चर जो है ना वो दो तरीके के बनते हैं। जब किसी दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। वन आर सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल अगर इसकी लें तो जितने भी हमने कोवलेंट बॉन्डिंग बनाई थी, वाटर हो गया,
अमोनिया हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, एंड ऑक्सीजन गैस हो गई, मीथेन हो गई, CH4। और इसके मैंने नाम भी लिख पाए थे आपको, कुछ कॉमन नेम्स आपको याद भी रखने हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए। दीज आर ऑल सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है जो जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, दोज आर नोन एज जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स का एक और नाम होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स होती हैं वो होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम अलग से पढ़ेंगे। डायमंड, you guys all know what diamond is, एंड सिलिका। तो इनको एक एक करके बारी पढ़ेंगे। और भी जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन एलिमेंटल फॉर्म में जाइंट कोवलेंट होता है। बट हमारे सिलेबस में 3 स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका। ठीक है, तो अच्छा, अब क्या फर्क क्या है दोनों में? देखो, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो आपस में बहुत सारे एटम्स कनेक्टेड नहीं होते। जैसे वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, लाइक दिस। अब ये लोग आपस में तो इनका कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, लेकिन अगर आपके पास वाटर रखा हुआ है, एक ग्लास पानी है, तो क्या उसमें एक ही वाटर मॉलिक्यूल होगा? नो, देयर विल बी बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन क्या होगी? जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और इसके नीचे एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसके बराबर में एक और वाटर मॉलिक्यूल है, तो हाउ विल दे बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर? तो उनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। जैसे देखो, आयनिक बॉन्ड जो था, जरा इसको रिलेट करो। आयनिक बॉन्डिंग हमने क्या पढ़ी थी कि बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है थ्रू आयनिक बॉन्ड, डायरेक्टली आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, ऐसा था ना आयनिक बॉन्ड। इसके आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो आगे एक और क्लोराइड आयन आ जाएगा, फिर इसके आगे एक और सोडियम आयन आ जाएगा, इसी तरह इसके आगे एक क्लोराइड आयन और आ जाएगा, इसके आगे एक सोडियम आयन और आ जाएगा, और ये लैटिस जो है ना चलता रहेगा चलता रहेगा, बड़ा लैटिस होगा, जाइंट आयनिक लैटिस हमने पढ़ा था। लेकिन जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन दो, एक पूरे वाटर के मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के आपस में बीच में बॉन्ड नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं है, but somehow they are still connected to each other, but they are separate from each other. They are obviously attracted to each other. Two water molecules, they are attracted to each other, but it's not like कि वो आपस में के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन की अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ ना, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल इज लाइक दिस। एक Cl2 है, दो क्लोरीन एटम आपस में बॉन्डेड है, दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। बट अदर क्लोरीन मॉलिक्यूल इसके बीच में तो बॉन्ड नहीं है, मतलब ये अलग अलग है, लेकिन ये आपस में अट्रैक्टेड हैं। लेकिन इनके आपस में मैं इस तरह से लिख लेता हूँ Cl2 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 Cl2। तो ये ना अलग अलग क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड तो है लेकिन कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं है। इनके बीच में जो अट्रैक्शंस होती है ना, वो बहुत वीक अट्रैक्शंस होती हैं, मतलब आपस में दे आर अट्रैक्टेड, बट दे आर व्हाट यू कैन से इज वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आयनिक कंपाउंड का अगर आपको याद हो, तो वी स्टडीड के आयनिक कंपाउंड और मेटल जो होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज जब आपने किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर दीज आयंस शुड बी एबल टू मूव अबाउट ईच अदर, and in order to make them move about each other you have to break a large network of ionic bonds। अगर मैं इस एक क्लोराइड आयन की बात करूं, ये जिस क्लोराइड आयन को मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं ना येलो कलर में, अगर मैं इसे क्लोराइड आयन की बात करूं, इन ऑर्डर टू मूव दिस क्लोराइड आयन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रेक द आयनिक बॉन्ड जो राइट पर है, जो लेफ्ट पर है इस क्लोराइड आयन का, एक जो ऊपर है जो नीचे है, इसी तरह एक आगे होगा एक पीछे होगा जो हमने बनाया हुआ नहीं है, मतलब एक स्क्रीन के बाहर होगा एक स्क्रीन के पीछे होगा, जो कि मैं बना के नहीं दिखा सकता यहाँ। तो देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ आयनिक बॉन्ड्स दैट नीड टू बी ब्रोकन।
That's why you have to supply a huge amount of energy in order to break so many large network of ionic bonds. लेकिन कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, जैसे वाटर हो गया और अमोनिया हो गई, दे आर यूजुअली गैसेस एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर वाटर. Others are ammonia, methane, hydrogen gas, oxygen gas, chlorine gas. It means they have very low boiling point or melting point. In order to change their state, you just have to supply a small amount of energy. और ये जो है अपना स्टेट चेंज कर लेंगे, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड से गैस बन जाएंगे. उसका रीजन क्या है? बिकॉज यू कैन इजिली मूव द मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम ईच अदर. बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स, अगर दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, they do not have covalent bonds with each other. हाँ, दो क्लोरीन एटम्स के बीच में तो हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनको आप बहुत इजीली एक दूसरे से दूर दूर कर सकते हो. जैसे वाटर है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, H2O है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, उनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ, अभी जैसे आइस, वाटर जो है वो आइस बना हुआ है सॉलिड स्टेट में, तो दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर. लेकिन इनके बीच में जो है ना, कोई एक जाइंट नेटवर्क नहीं है. बस यहाँ पे जो रेड में मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ ना, दे हैव वीक फोर्सेस एंड इट इज इजियर टू ब्रेक दीज वीक फोर्सेस जस्ट बाय सिंपली हीटिंग इट. थोड़ी सी हीट करोगे, ये फोर्सेस ब्रेक होगी एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी. बहुत कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है आइस, जो है वो अलग अलग हो जाएगी. लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे, तो जब तो आइस, वाटर को दोबारा जमाओगे, दोबारा सॉलिड आइस बन जाएगी. वाटर की में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे, बस वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएगी. ये अभी आइस स्टेट में और ये वाटर स्टेट में आ गया. मतलब आइस इज अ सॉलिड स्टेट, वाटर इज अ लिक्विड स्टेट. और हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल और दूर दूर हो जाएंगे, इट विल बिकम अ स्टीम, जिसको हम गैस स्टेट कहते हैं वाटर की. दे विल मूव इवन फर्दर अपार्ट, तो हम ये कहेंगे कि ये स्टीम बन गया. तो पॉइंट इज कि जो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके एटम्स के बीच में तो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट द मॉलिक्यूल्स हैव ओनली वीक फोर्सेस. और वो जो वीक फोर्सेस होती हैं, उनका नाम होता है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, हैंड आउट में यहाँ पे लिखा हुआ है simple covalent molecules. There are two type of covalent molecules, simple covalent molecule and giant covalent molecule. Simple covalent molecule में जैसे water आ गया, chlorine आ गया, hydrogen, ammonia. और giant covalent में graphite, diamond, silicate. Giant covalent अभी yet to be studied. Simple covalent में जैसे ही ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल बने हुए, they only have weak intermolecular forces of attraction. इनके ना दो नाम है, इनको ना वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स. और इसका एक और नाम है, इन्हीं फोर्सेस को ना हम वेंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं. VANDER, वेंडर वॉल्स फोर्स. ठीक है, बिकॉज दीज फोर्सेस आर सॉर्ट ऑफ बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए ना ये प्लूरल है फोर्सेस. ठीक है, और जिस साइंटिस्ट ने ये फोर्सेस के बारे में बताया था, हिज नेम वाज वेंडर वॉल्स. ये VANDER और ये W वॉल्स, WAA, ये आइसक्रीम वाला वॉल्स नहीं है, WAALS नहीं है, WAALS. ठीक है, इन फोर्सेस को हम वेंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं. यू शुड रिमेंबर बोथ द नेम्स, स्पेशली द वेंडर वॉल फोर्सेस. So these forces are very weak, and very little energy is needed to separate them. ठीक है, मतलब इन फोर्स, अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में, उनके बीच में वेंडर वॉल फोर्सेस हैं, तो उनको दूर दूर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वीक वेंडर वॉल फोर्सेस, यू जस्ट हैव टू सप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. एंड दैट इज द रीजन, that's why many simple covalent molecules, they are gases at room temperature. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वाटर. वाटर में कुछ ज्यादा होती हैं ये, लेकिन और बहुत ही ज्यादा नहीं होती. यही रीजन है कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, अब जहां तक जो बात समझ नहीं आई है, जो आपके जहन में सवाल है, जरा वो पूछ लो पहले. अयान, आयशा, फातिमा, हिबा,
अली, सारिम, समामा, सुनैना। प्लीज कुछ तो क्वेश्चन आ रहा होगा ना जहन में पूछने वाला। सर ये वेंडर वॉल्स फोर्सेस सर, ये एक बार अगर आप समझा दें तो। बिल्कुल, देखो देखो हम लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी। आयनिक बॉन्डिंग में मैं रिलेट करूंगा ना तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आयनिक बॉन्डिंग में आपका जो कंपाउंड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आयनिक लैटिस। आयनिक लैटिस में क्या होता है, एक कैटाइन और इसके बराबर में एनाइन। दे आर, बल्कि ना इसको फॉर्मूला लिखते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड था, कैटाइन एंड एनाइन दे आर अल्टरनेटिवली अरेंज्ड लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह ना ये चलता रहता है, मतलब इट्स लाइक के ये और बड़ा होगा जब इसके आगे एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, सिमिलरली इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह यहाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव कैटाइन एनाइन ना, इट्स अ जाइंट सिस्टम। अच्छा, फिर आपने मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ी थी। मेटेलिक बॉन्डिंग में जो स्ट्रक्चर था वो मेटेलिक लैटिस था, जाइंट मेटेलिक लैटिस जो हमने देखा था। इसमें बहुत सारे मेटल पॉजिटिव आइन, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, तो सोडियम का मेटल पॉजिटिव आइन वाज सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे सोडियम के मेटल पॉजिटिव आइन रेगुलरली अरेंज्ड थे सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो इन्हीं के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि शेल से निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आयनिक लैटिस में किसी एक सोडियम आयन या क्लोराइड आयन को मूव कराना है आपको, you have to break multiple number of ionic bonds. Similarly, in metallic lattice, if you need to change the state of a metal, अगर किसी solid sodium metal को आपने melt करना है, heat करना है, तो you have to जैसे for example इसको दूर कराना है सबसे, तो you have to break many metallic bonds, क्योंकि इसका लेफ्ट वाले सोडियम आयन के साथ भी मेटेलिक बॉन्ड है, राइट वाले के साथ भी है, नीचे वाले के साथ भी है, ऊपर वाले के साथ भी है, इधर पीछे भी है, आगे भी है। लेकिन जो आपके पास सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड में एग्जांपल ली सोडियम क्लोराइड की, फॉर्मूला तो हम फॉर्मूले में तो एक सोडियम और एक क्लोरीन ही लिखेंगे, लेकिन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस इन वन आयनिक लैटिस। इसी तरह अगर मैं सोडियम मेटल का फॉर्मूला लिखूंगा तो सोडियम Na लिखूंगा बस, लेकिन एक सोडियम थोड़ी है, बहुत सारे सोडियम एटम्स है। इसी तरह वाटर का जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना वो H2O है। देखो फर्क समझो, सोडियम क्लोराइड में बहुत सारे सोडियम आयन क्लोराइड आयन है और आपस में इंटरलिंक्ड है थ्रू आयनिक बॉन्ड्स। सोडियम मेटल में बहुत सारे सोडियम आइंस हैं लेकिन आपस में इंटरलिंक्ड हैं थ्रू मेटेलिक बॉन्ड्स। वाटर में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बहुत सारे, ठीक है, लेकिन आपस में ये सारे थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो इंटरलिंक्ड नहीं है। एक वाटर मॉलिक्यूल है ये वाला जिसमें एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, और जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है ना, जैसे यहाँ पे सोडियम आयन क्लोराइड आयन आपस में इंटरलिंक्ड है, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ इंटरलिंक है तो, लेकिन थ्रू कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, मतलब इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इनके बीच में फिर क्या है, इनके बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से करीब करीब रहता है, लेकिन वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर उसको किसी आयनिक बॉन्ड के साथ या मेटेलिक बॉन्ड के साथ या कोवलेंट बॉन्ड के साथ कंपेयर किया जाए। इसलिए इसको ना डॉटेड डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, और इस वीक फोर्स को हमने नाम दिया हुआ है, ये वीक, इसके नाम में वीक लगा दिया है, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब इन बिटवीन दी मॉलिक्यूल जो फोर्सेस हैं, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस।
या फिर इसका एक और नाम होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। अभी समझ आई बात? सर तो यानी जो वैंडर वॉल फोर्सेस हैं ये सिर्फ लिक्विड्स में होती हैं? नहीं जरूरी, ये गैसेस में भी होती हैं, सॉलिड्स में भी होती हैं, लेकिन जिन सॉलिड्स में या लिक्विड्स में या गैसेस में ये फोर्सेस होती है ना, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत लो होते हैं, क्योंकि आप उनको हीट करोगे और हल्की सी हीट पे ये फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी और वो पार्ट मॉलिक्यूल जो है दूर दूर हो जाएंगे। जैसे मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे हम बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट हो गया। जैसे आयोडीन है, आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2। आयोडीन जो है ना रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट को मैंने नीचे S लिखा हुआ है, तो बहुत सारे आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में इंटरलिंक तो होते हैं, मतलब दो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। दो आयोडीन के एटम्स जो है उनके बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है लाइक दिस, लेकिन दो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, उनके बीच में जो है ना वो ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयोडीन मैं ना सिर्फ I2 लिख के बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आसान। तो आयोडीन जो है वो भी रेगुलरली अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल आयनिक लैटिस की तरह। तो फर्क क्या होता है कि जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वी हैव ओनली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक दिस। अभी पूछो क्या पूछ रहे थे? तो कुछ पूछ रहा था। देखो ये सारे रूम टेम्परेचर पे जरूरी नहीं है कि लिक्विड्स ही हो, ये गैस, ज्यादातर ये गैसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस सिंपल कोवलेंट में। जैसे अगर आपको अभी हमने जो एग्जांपल्स याद की थी, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। फिर और हमने देखा था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर जिसमें O2 उसका फॉर्मूला होता है। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज आल्सो अ गैस एट रूम टेम्परेचर। देन क्लोरीन, क्लोरीन इज आल्सो अ गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हाँ वाटर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वाटर को आप हीट करके आराम से गैस बना सकते हो। सही है। आयोडीन जो है इट्स अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो कुछ चीजें रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं I2, लेकिन कोवलेंट है, सिंपल कोवलेंट, बट मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर है ना उस पर आप हीट करोगे तो हीट करने में तो मेटल भी मेल्ट हो जाता है, एक वक्त आता है, इसलिए हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहता है ना 25 से 45 के बीच में, क्योंकि जब गर्मियां होती हैं तो बढ़ भी जाता है, सर्दियां होती है तो कम भी हो जाता है। समझ आई बात? जो सवाल पूछ रहा था क्लियर हुआ? और भी इसमें बहुत सारे आपके जहन में सवाल आने चाहिए, ठीक है? सर जहाँ तक पढ़ा है वहां तक तो अभी फिलहाल क्लियर हो गया, अभी और कोई सवाल दिमाग में आ तो नहीं रहा, रहेगा तो पूछेंगे। आगे आएंगे और बहुत सारी चीजें खुद भी क्लियर होंगी आगे पढ़ोगे ना। जैसे ये चीज पढ़ी और आपके माइंड में उतर गई, ये ऑब्वियसली ये पूरी केमिस्ट्री इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जी, कोई और कुछ पूछ रहा है? चलो अच्छा देखो, इसमें दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। They are bad conductors of electricity because of absence of ions. जैसे आयनिक कंपाउंड में हमने देखा था they are free moving ions, so they can conduct electricity। मैंने एक टेबल भी बनवाया होगा, ठीक है, चार्ट बनवाया था, और दोबारा मजीद आखिर में दोबारा बनेगा वो। ठीक है, कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, सिंपल कोवलेंट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयन। आयंस तो है ही नहीं ना इनके पास, दे आर नॉट आयनिक कंपाउंड, आयंस बनाते ही नहीं है ये। और 9 के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो नो फ्री आयंस, एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई they do not conduct electricity।
दे आर लेस डेंसर देन आयनिक कंपाउंड। डेंसिटी अभी आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, बट डेंसिटी इज रिलेटेड टू मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम डेंसिटी होती है, मास ओवर वॉल्यूम उसका फॉर्मूला होता है। ये फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, यहाँ पे जरूरत नहीं है बताने की। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पानी के अंदर कोई चीज डालो, अगर वो सिंक हो जाए तो इट मींस दैट थिंग इज मोर डेंसर देन वाटर, और अगर वो पानी के ऊपर फ्लोट करे तो इट मींस लेस डेंस देन वाटर। इसी तरह जो कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, सिंपल कोवलेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, जाइंट अलग है, अभी सिंपल की बात की जा रही है। वाटर, अमोनिया, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, इन सब की बात की जा रही है। तो ये जो होते हैं ये अक्सर लेस डेंस होते हैं, क्योंकि ज्यादातर गैसेस होती हैं, और गैसेस आपको पता है लेस डेंस होती हैं, हवा में उड़ी रहती हैं। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। सम ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, सम ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ सॉल्युबल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा। अक्सर गैसेस पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। ऑक्सीजन भी तो पानी में डिसॉल्व होती है, थोड़ी सी होती है लेकिन होती है, जब भी तो फिशेस तक ऑक्सीजन पहुंचती है ना पानी के अंदर। सही है, यहाँ तक आगे बढ़े। जी सर, क्लियर। क्लियर है, ओके। अच्छा जी, अब हमने दो चीजें देखी कोवलेंट में, कि कोवलेंट बॉन्डिंग जो लोग करते हैं तो वो अपने स्ट्रक्चर दो तरीके से बनाते हैं। सिंपल कोवलेंट, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे, सिंपल कोवलेंट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं, और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जाइंट कोवलेंट में ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कुछ में होती हैं, लेकिन ये इसमें ना हम लोग ने तीन तरीके के पढ़ना है। अब जाइंट कोवलेंट बेसिकली क्या होता है, अभी हमने देखो सिंपल कोवलेंट में क्या बात की। सिंपल कोवलेंट में हमने ये बात की कि अगर कोई सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, जैसे कि वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाने हैं, वो अपने बनाए हुए, हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है। तो दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में कैसे आपस में ज्वाइन हुए हुए, वो ज्वाइन हुए हुए थे थ्रू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जाइंट कोवलेंट में ना क्या होता है कि एटम जो है ना वो आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्डिंग में और मेटालिक लैटिस में हुए हुए थे। लेट मी शो यू हाउ। जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है डायमंड। डायमंड जो है ना वो बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ कार्बन एलिमेंट का। तो डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन होता है, और होता है क्या है कि कार्बन इज फ्रॉम ग्रुप 4। ठीक है, सो कार्बन मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकॉज इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। it needs further 4 electrons, so it will make only 4 covalent bonds. अच्छा, अब ये करता है क्या है डायमंड, कार्बन इसमें एक कार्बन ने ना 4 बॉन्ड बनाना है, तो वो 4 कार्बन के साथ इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अभी एक मॉलिक्यूल की तरह बन के रुकेगा नहीं, क्योंकि बाकी के जो कार्बन एटम्स हैं वो भी फिर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ईच कार्बन एटम विल मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये वाला कार्बन एटम इसने भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। सिमिलरली इस कार्बन ने भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी तरह इस कार्बन ने भी 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये समझ लो कि आगे चलता रहेगा। अब हर कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड ना मैं बना के दिखा नहीं सकता पेपर पे एक्चुअली, क्योंकि जो फर्स्ट ऊपर वाला कार्बन एटम है आप कहोगे इसके तो 4 कोवलेंट बॉन्ड नहीं दिख रहे कहीं पे, बाकी की 4 डंडियां का है। तो अगर इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे तो वो फिर वो स्ट्रक्चर फैलता जाएगा फैलता जाएगा। और यही वजह है कि ये स्ट्रक्चर बहुत जाइंट स्ट्रक्चर होता है, एंड ऑल दी एलिमेंट एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू डायरेक्टली थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स।
मतलब वाटर की तरह मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं है, सारे कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हुए हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। जैसे ये जाइंट आयनिक सिस्टम था, जाइंट आयनिक लैटिस था, जाइंट मेटालिक लैटिस था, इसी तरह से जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। और ऑब्वियसली अब अगर इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ डायमंड, you have to move carbon atoms away from each other so that they can move about each other. So in order to do that, you have to break the covalent directly, you have to break the covalent bond. सिंपल कोवलेंट में आप वाटर को दूर करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड को तो हाथ ही नहीं लगा रहे हो, आप वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको थोड़ी ना ब्रेक कर रहे हो, आप तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं सिर्फ उनको ब्रेक कर रहे थे। लेकिन डायमंड में कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्टली ब्रेक करना पड़ेगा बिटवीन कार्बन एटम्स अगर उसका चेंज ऑफ स्टेट करवाना है, मेल्ट करना है उसको। और वो भी कोई एक कोवलेंट बॉन्ड नहीं, देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट यू नीड टू ब्रेक। दैट्स व्हाई डायमंड आल्सो हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, डायमंड का। समझ आई? कुछ समझ आई? जी सर, आगे सर। अच्छा, अब जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स में हमारे पास तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं जो हमें स्टडी करना है। नंबर वन इज डायमंड एंड द अदर वन इज ग्रेफाइट। अच्छा, डायमंड और ग्रेफाइट जो है ना, दोनों के दोनों कार्बन के बने, बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन एलिमेंट्स। लेकिन दोनों में इतना बड़ा डायमंड जो है, अगर मैं आपसे कहूँ ना आपके पास एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड की अगर मैं आपको एक पेंसिल बना के दूं गोल्ड मेटल की, ठीक है, और उसी गोल्ड का मैं आपको लेट्स से कोई ना एक पत्थर की फॉर्म में स्टोन दे दूं गोल्ड का, और दोनों का सेम मास हो, तो यू वोंट डिमांड कि मुझे पेंसिल ही चाहिए गोल्ड की। मतलब दोनों का सेम मास अगर है ना, तो दे आर ऑलमोस्ट हैव सेम प्राइसेस, दे हैव द सेम वर्थ बिकॉज बोथ हैव गोल्ड एलिमेंट इन देम। मुझे पता है कि गोल्ड एलिमेंट के एटम्स हैं, गोल्ड के एटम्स हैं इसमें, तो बोथ हैव द सेम वर्थ। इसी तरह लेकिन अगर मैं डायमंड और ग्रेफाइट को देखूं ना, तो बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन एलिमेंट्स। ग्रेफाइट जो है आपके पास सबके आपके हाथ में ही होता है। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल है, पेंसिल की जो लेड होती है, जिसको आप लेड कहते हो, पेंसिल को पेंसिल लेड जिसको कहते हो, ये लेड एलिमेंट नहीं है। ये लेड तो हम नाम दिया हुआ है, पेंसिल की जो निब होती है ये किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ग्रेफाइट इज प्योर कार्बन। प्योर कार्बन तो आपको गाड़ी के धुएं से भी मिल जाएगा, लेकिन वही कार्बन एलिमेंट अगर डायमंड के फॉर्म में है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर ये सारे कार्बन एटम्स ही हैं, ग्रेफाइट में भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स है, स्मोक जो होता है उसमें भी कार्बन एटम्स है, लेकिन अगर कार्बन एटम्स इस तरह से अरेंज हैं आपस में, स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, तो इसकी वर्थ ही अलग हो जाती है। दिस इज डायमंड, यू नो द वर्थ ऑफ डायमंड। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो सेम एलिमेंट्स के बने हुए हो, आई एम रिपीटिंग, structures that are made up of the same element but have different crystalline structures, structure different है। ये आइसोटोप्स की बात नहीं हो रही, आइसोटोप तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट था, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है सेम एलिमेंट के बट डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, तो उनको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। both are made up of carbon element but both have different properties due to their different structures। और दोनों की वर्थ तो आपको पता ही है, पेंसिल की लेड जो है वो तो सबके हाथ में, लेकिन डायमंड इज एन एक्सपेंसिव थिंग, लेकिन एलिमेंट कार्बन ही है दोनों में। लेकिन जिस तरह से कार्बन आपस में अरेंज हुआ हुआ है ना डायमंड और ग्रेफाइट में, उसकी वजह से उन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की वर्थ और यूजेस डिफरेंट हो गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स
जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हो लेकिन सेम एलिमेंट के बने हुए हो. एटम्स ऑफ दिस सेम एलिमेंट विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एलोट्रोप्स. फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट एंड डायमंड. Similarly, oxygen and ozone are also allotropes of oxygen. मतलब ऑक्सीजन जो है ना उसका फॉर्मूला होता है O2. It is a gas that you inhale to breathe. Ozone is also a gas which we do not want to inhale. वो तो अपर स्ट्रेटोस्फीयर में, अपर एटमॉस्फेयर में होती है, लेकिन उसको इनहेल नहीं कर सकते. ओजोन को इनहेल करोगे तो लंग्स में फाइबर्स बन जाएंगे एंड यू विल चोक ऑफ, यू विल डाई ऑफ सफोकेशन. बट दोनों ऑक्सीजन एटम की बने हुए हैं. फर्क क्या है? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है और ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है. तो सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई. ठीक है. However, carbon dioxide and carbon monoxide are not allotropes of each other. क्यों? क्योंकि देखो एक ही तरह के एलिमेंट नहीं है ना. कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं. एलोट्रोप्स होने के लिए अगर सिर्फ कार्बन है तो सिर्फ कार्बन ही हो दोनों स्ट्रक्चर्स में, अगर ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन ही हो. बहरहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो डायमंड का स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हमें याद करना है और उसकी बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज याद करनी है. जो सवाल आता है ना, सवाल सिर्फ ये आता है कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है. तो इन डायमंड स्ट्रक्चर ईच कार्बन एटम, इफ यू लुक क्लोजली, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 other carbon atoms. Each carbon atom in diamond is bonded to 4 other carbon atoms. Carbon has 4 electrons in its outermost shell. All 4 electrons are used in bonding. So there are no free electrons in the diamond. ठीक है. और ये जो शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना इस तरह का, देखो ट्रायंगल जैसा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज अ टेट्राहेड्रल शेप. एंड देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसकी वजह से एक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है. दिस इज जाइंट, डायमंड इज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं. दिस इज अ मैक्रोमोलिक्यूल. अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ये याद रखनी है. डायमंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स. Diamond does not conduct electricity as there are no free electrons. Diamond is hard and brittle. Diamond is hard. Hard बहुत ज़्यादा hard होता है diamond. In fact, it is so hard कि it is used for drilling and cutting purposes. जैसे दीवार में हम लोग ड्रिल मशीन यूज करते हैं ना, वो ड्रिल की जो ड्रिल बिट होती है जिससे आप दीवार में सुराख करते हो, वो मेटल की होती है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता दीवार में सुराख करना. लेकिन जब जमीन के अंदर आप होल करते हो ना, और जमीन में बहुत डीप डाउन अगर जाते हो ऑयल निकालने के लिए, तो उसके लिए जो है ना आपको डायमंड की ड्रिल बिट यूज करनी होती है, डायमंड का ब्लेड यूज करना होता है. ठीक है. तो डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. डायमंड के यूजेस फॉर ड्रिलिंग एंड कटिंग पर्पसेस, एंड डायमंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो इट इज यूज्ड एज अ ज्वेलरी. सही है? यहाँ तक बात समझ आई? जी सर, क्लियर है. अच्छा, नेक्स्ट जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट अगेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एलिमेंट्स ओनली. इसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स ही होते हैं. बट फर्क क्या है कि कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, इसको ना मैं बनाता हूँ, देखो जैसे ये कार्बन एटम है ना, इट इज बॉन्डेड टू 3 other कार्बन एटम्स. कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड नहीं बना पाता ग्रेफाइट में. अच्छा, स्ट्रक्चर्स आपको बनाने के लिए कभी भी नहीं आएंगे, बस स्ट्रक्चर देख के पहचानना होगा कि ग्रेफाइट का कौन सा, डायमंड का कौन सा. तो ये लेयर्स जो है ना इस तरह से, ये रिंग्स जो है ना ये आपस में 6 कार्बन एटम्स, दे फॉर्म अ हेक्सागोनल रिंग्स. हेक्सागोनल ना 6 साइडेड फिगर जो होता है वो हेक्सागोनल रिंग्स होता है. तो वो हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं 6 कार्बन एटम्स आपस में. दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड. बट कार्बन, each carbon is making only 3 covalent bonds instead of 4. It should be making 4 covalent bonds as it is in from group 4. However, in the structure of graphite, carbon is not making 4 covalent bonds. उसके reasons हम नहीं पढ़ेंगे कि why carbon is not here making 4 covalent bonds, but you just have to remember each carbon atom in graphite
makes 3 covalent bond. It means के each carbon atom have one unpaired electron जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. एक लोन पेयर नहीं है, बस एक इलेक्ट्रॉन है. 4 होते हैं ना, तो 3 तो बॉन्डिंग में लग गए, बाकी एक जो है ऐसी फारिग बैठे हुए होंगे. अच्छा, हर कार्बन एटम के आपको 4 बॉन्ड बने हुए दिख नहीं होंगे यहाँ पे, जैसे इस कार्बन एटम के 3 दिख रहे हैं, बाकी कार्बन एटम के 3 बॉन्ड बने हुए दिख नहीं रहे. मतलब इस कार्बन एटम के जैसे नहीं दिख रहे होंगे कि ऑब्वियसली अगर मैं बनाऊंगा तो पीछे एक और रिंग आ जाएगा, लेकिन मैं कब तक बनाता रहूं. इसलिए कि स्ट्रक्चर एक तो 3 डायमेंशनल हम स्ट्रक्चर बना नहीं रहे, तो जो पीछे वाला बॉन्ड है वो मैं बना के दिखा नहीं सकता. यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि ईच कार्बन एटम हैज 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स. अच्छा, ये जो आपका इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास इसको ना हम कहते हैं कि एक लेयर बन गई है. ऊपर वाली जो है ना एक लेयर है ग्रेफाइट की. इस तरह की बहुत सारी लेयर्स जो होती है ना, वो आपस में इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं होता, लेकिन वो जो एक लेयर है, वो लेयर अपने आप में एक जाइंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिंग्स कार्बन के हैं. देयर इज अ मल्टीपल नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो ये जाइंट लेयर ही कहलाएगी, जाइंट स्ट्रक्चर ही कहलाएगा. और ये जो लेयर्स हैं हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन की, ये आपस में जो कनेक्टेड हैं, आपस में इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस ही हैं. लेकिन अगेन ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, वो वैन डर वाल्स फोर्सेस होने की वजह से वीक नहीं है. मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है. वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा. अगर सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस होती तो समझ आता, क्योंकि कार्बन एटम जो है वो बहुत सारे कार्बन एटम आपस में इंटरलिंक तो है ना लार्ज नेटवर्क में, जाइंट स्ट्रक्चर तो बना ही रहे वो. हाँ, लेयर आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से आपस में इंटरलिंक्ड है, बट एक लेयर में जो कार्बन एटम है वो अगेन देयर हैव अ जाइंट नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. ग्रेफाइट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. अगर देखो ये बातें मैं तुम्हारे लिए काम आसान कर देता हूँ. अगर ये बातें अगर तुम्हें नहीं समझ आएंगी ना आज वाली डायमंड और ग्रेफाइट की, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. इसमें अगर जो चीजें लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये याद कर लोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे. अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, तो यू विल फाइंड आउट कि इट इज वेरी इजी, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीस थिंग्स दैट ईच कार्बन atom is bonded to 3 other carbon atoms forming parallel layers of hexagon. Each carbon only bond to 3 carbon atoms, so each carbon has 1 free electron. Graphite has a large network of carbon-carbon covalent bond just like diamond. That's why it is also a giant structure. Layers of graphite are connected by weak van der Waals forces. On the basis of that, इस स्ट्रक्चर की वजह से जो डायमंड की ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं. ग्रेफाइट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन-कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स. इट इज अ जाइंट स्ट्रक्चर. ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. आपकी जो पेंसिल की निब है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अगर आपने स्कूल्स में आई थिंक छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट किया होगा, पेंसिल को दोनों साइड से शार्प करो, वायर बांधो दोनों साइड से, बीच में बल्ब लगाओ तो बल्ब जलता है बैटरी के साथ. व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट हैज कार्बन एटम्स एंड कार्बन एटम हैव वन फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट ओनली. डायमंड में नहीं होता फ्री इलेक्ट्रॉन. डायमंड में चारों के चारों बॉन्ड बना लेता है. अच्छा जी, graphite conducts electricity as each carbon atom has one free electron. Graphite is soft and slippery as layers can slide over each other due to weak van der Waals forces. अब ग्रेफाइट की जो लेयर्स है ना, उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस है, उनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है. इससे ग्रेफाइट की लेयर पे अगर आप फोर्स लगाओगे ना, तो लेयर्स जो है ना वो स्लाइड हो जाती है. जैसे पेंसिल है, पेंसिल कैसे लिखती है, आप पेंसिल पेपर पे प्रेस करते हो तो ग्रेफाइट की लेयर्स जो है वो स्लाइड होके पेपर पे आ जाती है. दैट इज ग्रेफाइट. आपकी पेपर पे ग्रेफाइट आ जाता है आपके, तो पेंसिल से लिख लिया आपने. इरेजर से आप उसको वापस हटा दो लेयर्स को, वो दोबारा से रोल अप हो जाती है. रोल अप होके हट जाता है ना पेंसिल. इरेजर से जब आप पेंसिल मिटाते हो तो वो छोटे छोटे जो बॉल्स बनती हैं वो ब्लैक कलर की क्यों हो जाती है इरेजर की? क्योंकि ग्रेफाइट लिपट जाता है उनके साथ. जो लेयर्स लगी थी वो आपने वापस हटा दी. दैट्स व्हाई पेंसिल इज इरेजेबल. यूजेस ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट की खास बात यह है कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ये स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है. पेंसिल में तो हम यूज करते हैं, सबको पता है, लेकिन इट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड के लिए इसलिए यूज करते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बात जो है ना, ये बात आपको समझ आएगी बाद में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस बात से अभी परेशान नहीं होना, बस यूज याद रखना, इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। एंड ग्रेफाइट इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेटिंग ऑयल, क्योंकि सॉफ्ट होता है ना। बेसिकली लुब्रिकेटिंग ऑयल डायरेक्ट ग्रेफाइट नहीं होता। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो इंजन ऑयल होता है ना, जो इंजन को स्लिपरी बनाने के लिए, मतलब फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए डाला जाता है, तो उसके अंदर ग्रेफाइट डालते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्लिपरी। ठीक है, और फिर ये डायमंड और ग्रेफाइट का जो है ना कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ तक जरूर आपने हैंड आउट जो है वो रिकॉल रिवाइज करना है नेक्स्ट क्लास तक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ सिलिका पढ़ना है और उसके बाद पास पेपर्स पे आ जाना है। लारे बेटा हैंड आउट मैं सॉफ्ट कॉपी में भेज देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, इफ यू वांट अ हार्ड कॉपी यू हैव टू कांटेक्ट सर हमजा, अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी तो मैं डायरेक्टली भेज देता हूँ। इसको यू कैन प्रिंट इट आउट और यू कैन कीप रीडिंग इट इन द सॉफ्ट कॉपी, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। वो मैं आपको अभी क्लास के बाद भेज देता हूँ सारी चीजें जो आप लेट ज्वाइन किया है ना। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है? सर वो जो आपने ऊपर लाइक सारा एक्सप्लेन किया सर, सर थोड़ा जूम आउट करना तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। देखो तो मैं तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अब किस चीज की बात कर रहे हो आप? सर सारी। सारी तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, पहले ले लो। जी सर, ले लिया सर। Then we have this slide. ठीक है सर। उसके बाद हमने ये वाली स्लाइड बनाई थी। हो गया सर। हो गया सर। ये वाली थी, हो गया। हो गया सर। ये ये बीच में लिखे थे, पहले भी लिखे हुए आपके पास ना बॉन्डिंग के चैप्टर में। सही सर। बस बाकी सर। बाकी हैंडआउट का काम है सारा, और ये वाला हमने ग्रेफाइट का सही लिखा सर, है। सही। बस बस सही है सर, ओके थैंक यू। चलो। ठीक है, अब ये जो चैप्टर्स है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड एंड इनकी तो आप टेस्ट की प्रैक्टिस करो, मैं टेस्ट की डेट अनाउंस करता हूँ अभी। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।